हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कल हमने एनसीईआरटी पढ़ने की शुरुआत की थी। अपना सिखाने का सिलसिला जारी रखते हैं और हम एनसीईआरटी को अब आगे से पढ़ते हैं। कल हमने पीछे का ये पढ़ लिया था, फ्रांसीसी क्रांति का। आज हम आगे पढ़ते हैं और कल हमने ये पिक्चर्स को भी डिस्कस कर लिया था दोनों को। देखो दोस्तों, बीच बीच में मेरे को थोड़ा समझाना पड़ता है, वरना ऐसे से रीडिंग लगाएंगे और आपको इतना समझ नहीं आएगा तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है उस रीडिंग का लगाने का। जब मैं आपको साथ साथ अच्छे से समझाती चलूँगी तो वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और चाहे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे पर अच्छे से एक बार में ही क्लियर होता चला जाएगा। इसलिए हम अब पढ़ते हैं, आगे शुरू करते हैं। यहाँ से हमारा रह गया था तो यहाँ से ही शुरुआत करते हैं। सन 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई बूर्बो राजवंश, ये वहाँ का एक बहुत ही फेमस राजवंश था, जिसकी मतलब राजशाही और ये मतलब सत्ता पे पकड़ इतने दिनों से चली आ रही थी। सारे ही राजाओं का नाम लुई होता था। इसको ये अब इस समय में 16वां राजा था। उससे पहले सोचो आप, 15 तक हो चुके होंगे। तो ये लुई 16वां का फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उसकी राजवंश की सत्ता अब उसके हाथ में आ गई थी। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी। जो ये लुई 16वां है जो अब राजगद्दी पर बैठा है, तो इस समय इसकी एज है जो 20 साल है। और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतोइनेट से हुआ था। मैरी एंतोइनेट ये वही राजकुमारी है जिसका मैंने कल आपको एग्जाम्पल्स में जिक्र किया था, कि जो एक अपनी राजशाही सवारी लेके जा रही थी और उसके पीछे फ्रांस की जनता दौड़ पड़ी थी कि हमें पाव रोटी दे दो, पाव रोटी दे दो। फिर उसको मतलब कोई उनसे लगाव नहीं था तो उसने कहा था कि अगर पाव रोटी नहीं है तो क्या हुआ, ब्रेड खा लो, केक खा लो। ये उसी मैरी एंतोइनेट का नाम है। राजकुमारी से उनका विवाह हो गया। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राजदरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस में ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता की थी। जो ये फ्रांस है, इसने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को मतलब ब्रिटेन से, अमेरिका की सहायता की थी युद्ध में, कि उसको ब्रिटेन से आज़ादी दिलाने में, और अपना इतना पैसा खर्च कर दिया उनके ऊपर, इतनी उनकी मदद की अपने पैसे से, और जिससे उनका राजकोष खाली होता चला गया। कुछ अपने भी इनके ऐसे ऐसे मतलब खर्चे थे और इतने फिजूल खर्ची थी। कुछ अपने सोसाइटी पे इतना खर्च हो गया और कुछ ही अपनी रॉयल लाइफ स्पेंड करते थे। तो कुछ दोस्तों की मदद में, जैसे अमेरिका की मदद की, तो इस तरह से पूरा फ्रांस का खजाना खाली हो गया। आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज हो गया। देखो, दूसरों की मदद करने में इनके ऊपर कितना कर्ज चढ़ गया। और कुछ अपने ही इतने इनके खर्चे थे। ये या तो अपने ही खर्चे कुछ कम करो, अपनी ही मतलब बचत बन करके रखो कि दूसरों की हेल्प करनी है, या फिर दूसरों की हेल्प करो तो कम से कम उतनी करो कि खुद पे कर्जा ना हो। जुड़ गया जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राजदरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। पर यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा था और केवल तीसरे स्टेट के लोग, जनसाधारण ही कर अदा करते थे। जैसे मैंने कल आपको ये एग्जांपल समझाया था, ये पिक्चर समझाई थी कि सिर्फ तीसरा स्टेट, ये जो तीसरा स्टेट दिख रहा है आपको, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, सिर्फ ये ही टैक्स पे करता था। ये जनसाधारण था। तीसरे स्टेट के लोग, जनसाधारण ही कर अदा करते थे। बाकी जो ऊपर दोनों स्टेट्स थे, क्लर्जी और नोबिलिटी, ये दोनों टैक्स फ्री थे। ये अपना कैसे भी स्पेंड करे, अपनी लाइफ को कुछ भी परचेज करे या कुछ भी अपना स्पेंड करे, खर्च करे, कुछ भी लेना हो, देना हो, खर्च करना हो, ये इनको सोसाइटी से या टैक्स से, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का
अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता है। चित्र 2, ये जो मैंने आपको कल समझाई दिया था, फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। इसमें भी जो जमीन के मालिक थे उनकी भी बहुत ही कम संख्या थी। बाकी सब बिना जमीन जायदाद वाले किसान थे, भूमिहीन किसान थे, जो दूसरों की जमीन पर अपना मतलब गुजर बसर करते थे मेहनत करके। लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, थोड़ा कैमरे से बाहर चला गया था, एक हिस्सा टाइद धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल, प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपयोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। ये हमारे कुछ नए शब्द दिए गए जिसका इनमें जिक्र किया गया है, जिसके बारे में अगर किसी को कुछ पता नहीं है तो वो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखी। लिब्रे है जो फ्रांस की मुद्रा होती थी। एस्टेट मतलब जो इसके कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय स्टेट, थर्ड वर्ग। ऐसे ही ये 2 करों के बारे में जिक्र किया गया है, टाइद और टाइल। टाइथ चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था और ये कृषि उपज का 10वां हिस्सा होता था। और टाइल है जो ये सीधे राज्य को अदा किया जाता है, जो हमने यहाँ पे अभी पढ़ा है दोनों। इसके बाद है जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। आप सोचेंगे इतनी सी जनसंख्या बढ़ी है तो इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन उस समय ये जनसंख्या बढ़ना बहुत ही ज़्यादा मानी जाती थी। आजकल इतनी जल्दी जल्दी बढ़ जाती हैं, लेकिन पहले बहुत कम जनसंख्या बढ़ रही थी। तो उस दौरान ये जनसंख्या बढ़ी तो उसमें भी बहुत बड़ा इजाफा माना गया था और खाने पीने की चीज़ें बहुत कम पड़ने लगी, क्योंकि उत्पादन कम होता था और खाने वाले ज़्यादा हों तो फिर वो एक तरह से मतलब भुखमरी सी फैल जाती है सब जगह। अगर कुछ खाने पीने की चीज़ें कम हो और जीविका चलाना मुश्किल हो जाए, जिसको खाने के लिए कम मिले और मतलब जनसंख्या ज़्यादा हो तो प्रॉब्लम क्रिएट तो हो ही जाती हैं दोस्तों। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी। जितनी ज़्यादा उत्पादन नहीं होता था, उत्पादन की तुलना में उसकी मांग ज़्यादा बढ़ने लगी। तो अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही थी उस हिसाब से मजदूरी नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। ये जीविका संकट मतलब जब ऐसी चरम स्थिति, जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ जाते हैं तो उसको जीविका संकट कहते हैं। अनाम, ये इस पिक्चर्स के बारे में बताया गया है कि जिसका कोई नाम मालूम ना हो तो अनाम ने ये चित्र बनाया है। जीविका संकट कैसे उत्पन्न होता है देख सकते हैं आप। फसल अगर खराब हो जाती है तो फिर अब गरीब
गुरबा पाव रोटी नहीं खा पाएंगे और महामारी फैल जाएगा। इस तरह से जीविका संकट उत्पन्न हो जाएगा। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। पहले भी कर बढ़ने अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे एस्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पार ये व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों तथा निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। आप देख सकते हैं कि इस थर्ड कैटेगरी में सौदागर और वकील, पढ़े लिखे लोग भी शामिल थे। वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे, ये पढ़े लिखे लोग थे। और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने पूर्व वंश में जन्म ले लिया तो वो सारे ही ऐशो आराम बिताएगा, और किसी ने अगर गरीब परिवार में जन्म लिया है तो वो उसको पाव रोटी तक भी ना मिले। तो ये डिफरेंसेस ना होने चाहिए। योग्यता होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी अपने टू ट्राइड्स ऑफ गवर्नमेंट में। इनकी बुक थी ये दोस्तों। अपनी बुक में इन्होंने ऐसा जिक्र किया है और कहा है कि लॉक ने कहा है राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉ है, ये लॉज नहीं है, स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात की। ये जो मॉन्टेस्क्यू की बुक है और जो ये इसका डिवीज़न है, ये हमारे इंडिया में आज भी फॉलो होता है दोस्तों। और जो इंडिया में हमारे विधायपालिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो इंडिया उसको आज भी एज इट इज़ फॉलो करता है। आज भी हमारे इंडिया में ये अप्लाई है। तो इन्होंने इस विचार को सबसे पहले दिया था अपनी बुक में, इसको इन्वेंट किया था। लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात की। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। जैसे मैंने भी बताया था कि फ्रांस ने उनकी मदद की थी अमेरिका की, और ब्रिटेन से उनको आज़ाद करवाया था। तो सरकार ने उसी मॉडल पर अपनी सरकार बनाई, इसी मॉडल को फॉलो किया। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों ने इन विचारों पर काफ़ी हाउसों व सैलॉन की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती और पुस्तकालय में अखबारों के माध्यम से इनका प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ लोग भी उन्हें समझ सकें। आप देख सकते हैं कि पहले सब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उनको सबको पढ़ना नहीं आता था। बुक्स जैसे ये राइटर्स ने बुक लिख दी तो उसको सब तो नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ, लेकिन पहले के लोग क्या करते थे कि जैसे नाई की दुकानों में या पंचायतों में, चौपालों में, जहाँ भी लोग इकट्ठे होते थे तो वहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग थे वो अपने विचारों को एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे, एक दूसरे को बताते थे, या फिर अखबार पढ़ते थे तो जोर जोर से पढ़ते थे ताकि जो चीज़ वो समझ रहे हैं पढ़ के ना सही लेकिन सुन के तो जो दूसरे लोग जो अनपढ़ हैं वो भी उन तक भी उन विचारों को पहुंचाया जा सके। और जब तक किसी इंसान के माइंड में कोई विचार नहीं आता, दिमाग में कोई विचार नहीं आता, तब तक उन चीज़ों के बारे में ना तो इंसान सोच सकता है। जब हम किसी को देखेंगे, किसी से सुनेंगे, तभी हमारे मन में विचार आएंगे और उनके बारे में हम सोचना शुरू करते हैं।
अखबारों के माध्यम से इनका खूब प्रचार प्रसार हुआ और पुस्तकों या अखबारों को लोगों के बीच जोर जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। यही यहाँ पे बताया गया है। इसी समय लुई 16वां द्वारा के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। अब वो कर बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब वो कर तो बढ़ाएंगे ही, उनका खजाना जो खाली हो गया है, तो कर एकदम से ऐसे तो बढ़ नहीं सकते। अब देखते हैं क्रांति की शुरुआत। पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16वां ने कर बढ़ा दिए थे, किस कारण से बढ़ाए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे स्टेट जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों को मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300-300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाएगी जिसे प्रतिनिधि सभा अपने साथ लेकर आए थे। जैसे अभी हमने पढ़ा कि स्टेट जनरल की जो बैठक थी वो पिछले 145 साल से नहीं हुई थी, और जब उनका खजाना खाली हो गया तो उनको स्टेट जनरल की बैठक बुलानी पड़ी। और जब स्टेट जनरल की बैठक ऐसे ही नहीं बुलाई जा सकती, मतलब कर को हम ऐसे ही राजा नहीं बढ़ा सकता है, और तो स्टेट जनरल की बैठक को बुला के और सब अपना वोटिंग करके और फिर सहमत होने के बाद ही हम उन करों को बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने जब बैठक को बुलाया तो 300-300 प्रतिनिधि सब ने अपनी अपनी स्टेट से भेजे। फर्स्ट वाला जो मैंने आपको पीछे पिक्चर दिखाई थी, फर्स्ट स्टेट से 300, फिर दूसरे वाले से 300, और फिर जो थर्ड वाले थे उसके 3 पार्ट थे। ये अच्छा किया उन्होंने 600 बुलाए उनके, और उनके 300-300 है। वो वैसे भी उनसे बहुत ज़्यादा थे संख्या में, पर जब जो 600 बुलाए हैं, अब आप देख सकते हैं कि बाकी जो 300-300 है वो उनके बैठने के लिए तो सभा में कुर्सियां लगाई गई हैं सॉरी। और जो बाकी जो थर्ड स्टेट के प्रतिनिधि थे 600 लोग, वो खड़े रहेंगे, उनके लिए कोई कुर्सी नहीं लगाई गई है। उनके पीछे, उनकी कुर्सियों के पीछे वो 600 के 600 लोग खड़े रहेंगे। और जनसाधारण में भी दोस्तों, किसानों, औरतों और कारीगरों, इन सब को शिक्षा, जो हमारी सभा थी, जो हमारी बैठक बुलाई गई थी, उसमें एंट्री की पावर ही नहीं थी, उनका प्रवेश वर्जित था, वो एंट्री ही नहीं कर सकते। फिर भी उन्होंने अपने 40,000 पत्र उनको दे के भेजे कि जो हम विचार रखते हैं, जो हमारे व्यूज़ हैं, हम अपने पत्रों के माध्यम से वहाँ भेजते हैं। हमारा तो जाना वहाँ पे वर्जित है, लेकिन हम अपने पत्रों से वहाँ पे भेज देते हैं। लेकिन कौन पढ़ने वाला था दोस्तों वहाँ पे? बच्चों, उनको पत्र पढ़ने का तो क्या, उनकी तरफ देखने तक की फुर्सत नहीं होती थी। उनको तो सिर्फ नाम के लिए यहाँ पे बुलाया गया था कि हाँ उनको भी बुलाया गया है, नहीं तो ना तो उनके पत्रों को पढ़ने की ज़रूरत समझते थे, ना उनके विचारों को समझने की कोशिश करते थे, और ना उनके जो वोटिंग राइट्स उनको दिए थे वो नाम के लिए दिए गए थे। उनके वोटिंग राइट्स का फ़ायदा क्या हुआ? जो ये 300 लोग थे इनके लिए 1 वोट होगा, और ये जो 300 लोग थे ये 1 वोट होगा। 2 वोट तो इनके ऑलरेडी हो गई। ये 600 लोग जो 1 वोट देंगे और उनके अपोजिट में 2 वोट पहले से ही हैं, तो फिर जब ऊपर वालों की वोटिंग ज़्यादा होगी तो उन्हीं की बात मानी जाएगी, इनकी बात मानेगा कौन? आगे हम देखते हैं। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को 1 मत देने का अधिकार था। मैंने बताया आपको, ये 1 मत देंगे, ये 1 मत देंगे, और ये 600 लोग 1 मत देंगे। इस बार भी लुई 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को 1 मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसों ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। ये रूसों की बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। जब उनकी बात मानी ही नहीं जानी थी तो उनको बुलाया ही क्यों था? तो इसलिए अब की बार उसमें कुछ पढ़े लिखे लोगों का इजाफा हो गया था, जो हमारी सभा बुलाई गई थी। तो अब वो अपने विचार रखना चाहते थे, लेकिन उनके विचारों को कोई सुनने और मानने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए जो हमारा थर्ड स्टेट था वो वहां से विरोध जताते हुए बाहर चले गए सभा से। बोले अगर तुम्हें हमारी बात माननी नहीं तो हम चले जाते हैं यहाँ से। फिर तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे वो, और वो थे भी, क्योंकि जो पूरा फ्रांस की सोसाइटी का, कल्चर का या फिर इकोनॉमी का, हर चीज़ का जो भार था वो थर्ड स्टेट पे ही था। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबियो और आबेसिये ने किया। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था। जब वो वहाँ पे अपने आप को एक असेंबली सभा, जब वो उन्होंने खुद को एक मतलब नेशनल असेंबली घोषित कर दिया थर्ड स्टेट वाले लोगों ने, तो वो वहाँ पे सभा में मतलब एंट्री करके और अपना एक संविधान बनाना चाहते थे। लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले लोग थे, उनकी वजह से, उनके उकसाने पर लुई 16 ने उस सभा का और उसको संविधान सभा को बंद करवा दिया और वहाँ उनको एंट्री नहीं करने दी गई। फिर उन्होंने सारी जनता ने जो अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर चुकी थी वहाँ जाने नहीं दिया, तो उन्होंने एक टेनिस कोर्ट में इकट्ठे होकर वहीं पे उस संविधान को बनाने की कोशिश की और मतलब कहने लगे जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक हम अपना संविधान तैयार नहीं कर लेंगे। तो इसी घटना को ना टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से जाना जाता है। टेनिस कोर्ट शपथ घटना। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबेसिये मूलतः पादरी था और उसने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्पलेट लिखी। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स बताए गए हैं और ये भी है इसमें तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि। चलो इसको मैं क्रियाकलाप को पढ़ देती हूँ। प्रतिनिधि मध्य एक मेज पर खड़े असेंबली अध्यक्ष बेयली की ओर हाथ उठाकर शपथ लेते हैं। क्या आप मानते हैं कि उस समय बेयली निर्वाचित प्रतिनिधियों की ओर पीठ करके खड़ा रहा होगा? बेयली को इस तरह दर्शाने चित्र 5 के पीछे डेविड का क्या इरादा प्रतीत होता है? ये टेनिस कोर्ट में शपथ, ये जो जिसका मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, ये उसी पेंटिंग को दिखा रहा है। एक विशाल पेंटिंग के लिए जॉक लुई डेविड द्वारा बनाया गया शुरुआती रेखांकन। यह तस्वीर नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी। चलो दोस्तों, आप काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, बाकी का हम कल काम करेंगे। हमारा थोड़ा सा रहता है ये, इसको हम कल कंप्लीट करेंगे। कल नहीं तो परसों कंप्लीट हो जाएगा ये। ज़्यादा एकदम से पढ़ना ठीक नहीं है, फिर हम सब इसको अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। दोस्तों, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम आपको ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोज़ देते रहें। थैंक यू।